आज हम बात कर रहे हैं ईटीएस के बारे में। ईटीएस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, साइट है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो सबसे पहले देखो उसकी जो डिस्कवरी की थी, ये डिस्कवरी की थी 1948 के अंदर यूजीन कैनेडी एंड अल्बर्ट लैलिंजर ने। लैलिंजर की बुक पढ़ते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री में, तो उन्होंने इसकी खोज की थी कि ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो यूकैरियोट में होता है वो कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम बात करें तो उसमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है कुछ इस तरह से वेजिनेटेड होती है और उसमें जो ये स्ट्रक्चर बनी होती है हम उसे कहते हैं क्रिस्टी। स्पेसिफिक बात क्या है इसकी कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये लगभग सभी के लिए परमिएबल होती है। इसमें पोरीन प्रोटीन पाया जाता है, जो चैनल होता है एक तरीके का, तो ये लगभग सभी स्मॉल मॉलिक्यूल को अंदर आने देने देती है, परमिशन मिलती है इसको। लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है ये हाईली रेगुलेटेड होती है और इम्परमिएबल होती है। ये सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल को स्पेसिफिक ट्रांसलोकेटर के थ्रू ही अंदर आने देती है। देखिए यहां आप देख सकते हैं ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये फ्रीली परमिएबल टू स्मॉल मॉलिक्यूल एंड आयंस। इनर मेम्ब्रेन इम्परमिएबल टू मोस्ट स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इंक्लूडिंग H आयंस। इम्परमिएबल होती है, ये ग्राम जो नेगेटिव बैक्टीरिया है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके जैसी ये रिफ्लेक्स करती है। जो आपकी इनर मेम्ब्रेन है इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। एडीपी एटीपी ट्रांसलोकेज प्रेजेंट होता है जो कि एडीपी और एटीपी का एक्सचेंज करवाता है। एटीपी सिंथेज एंजाइम जिसे हम F0F1 पार्टिकल भी कहते हैं ये प्रेजेंट होता है जो कि एटीपी का सिंथेसिस करता है, और कुछ अदर ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसके अंदर होता है पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। हमने इसको पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है हमने इसको, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स TCA। जो हमने TCA पढ़ा है उसके अंदर सबसे पहले एंजाइम ये पढ़ा था हमने, पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। साइट्रिक एसिड साइकिल के जितने भी एंजाइम हैं वो सब मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बीटा ऑक्सीडेशन की साइट भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होती है, तो इसके जो एंजाइम है ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और एमिनो एसिड के ऑक्सीडेशन के एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ में हमें पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का अपना DNA होता है, तो उसका DNA और उसका राइबोसोम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कुछ अदर एंजाइम्स और कुछ अदर मॉलिक्यूल जैसे कि ADP ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैग्नीशियम कैल्शियम आयंस और पोटेशियम आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। बहुत स्पेसिफिक है माइटोकॉन्ड्रिया। और अगर हम प्लांट की केस में बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट है ना, इनमें लगभग ये एक ऐसी मैकेनिज्म होती है, रिएक्शंस होती है। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ETS में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का एक्सचेंज होता है, और इनके फ्लो से जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी का यूज किया जाता है प्रोटॉन पंप के थ्रू। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन हमने बात करी, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन। ETS का जो मेन टारगेट है वो है ATP का सिंथेसिस करना, और ATP के सिंथेसिस के लिए यहां पर एक एंजाइम लगा होता है, उसे कहते हैं ATP सिंथेज। ATP के सिंथेसिस के लिए क्या किया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से H+ आयंस को इस इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो स्पेस है इसके अंदर पंप किया जाता है, और जब यहां पर ये हायर कंसंट्रेशन में H आयन प्रेजेंट होते हैं इनको वापस इस ATP सिंथेज के थ्रू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेजा जाता है। जब ये H आयन हायर कंसंट्रेशन से वापस लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी का यूज ATP सिंथेज एंजाइम ADP से ATP बनाने में करता है। तो ये इसका मेन रोल हो गया। और यहां पर जो
इलेक्ट्रॉन और एच आयन का एक्सचेंज किया जाता है उसमें सबसे पहले आएगा आपका NADH2। हमने ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल दोनों में NADH2 बनाए हैं, तो ये NADH2 यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन्स का और प्रोटॉन्स का एक्सचेंज करवाएंगे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब NADH2 से इसका ऑक्सीडेशन होता है और NAD प्लस और वाटर मॉलिक्यूल बनता है, तो इसकी जो डेल जी है इसकी वैल्यू होती है -52.6 किलो कैलोरी पर मोल। ये नेचर में एक नियम है, जब भी डेल जी नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और यदि हम ADP से ATP बनाते हैं तो उसमें डेल जी की वैल्यू होती है +7.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम एक NADH2 से अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो जितनी एनर्जी यहां रिलीज होती है उसमें बहुत सारे ATP के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। ETS की एक और स्पेसिफिक बात कि NADH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NADH स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है विद नेगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल, और इसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इसी तरह जो ऑक्सीजन है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये पॉजिटिव रेडॉक्स पोटेंशियल शो करता है, क्योंकि इसकी ये टेंडेंसी होती है ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने की। ETS में जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ की हम बात करेंगे तो इनमें जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होगा, जब इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज किया जाएगा तो जो लास्ट में जो बैठा होगा यानी ऑक्सीजन, और जब जो सबसे फर्स्ट में है NADH2, तो होना ये चाहिए कि NADH2 की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए और ऑक्सीजन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लेने की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, तब भी ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से फास्टली मूव करेंगे। वैसे ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं NADH2 और इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। हमने पढ़ा है NAD से NADH2 बनता है और NADH2 क्लीव ऑफ होता है तो वापस NAD में कन्वर्ट भी हो सकता है। जो अपना ETS है इसका शॉर्टकट हम देखें शॉर्ट फॉर्म में तो कुछ तरह से होती कहानी इसकी। NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स NADH डिहाइड्रोजिनेज को दे देता है। NADH डिहाइड्रोजिनेज आगे कोएंजाइम Q को देता है। कोएंजाइम Q साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स को देता है। साइटोक्रोम B7 से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन साइटोक्रोम C की तरफ मूव करते हैं। साइटोक्रोम C साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को देता है और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की तरफ चले जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल का निर्माण हो जाता है। ये सिंपलेस्ट ETS का एक्सप्लेनेशन हो गया। इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ हैं, ये प्रोटॉन पंप होते हैं। ये प्रोटॉन पंप होते हैं जिनका काम होता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस है उसमें प्रोटॉन को पंप करना, है ना। अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर एक बार और बना देता हूं तो इसमें जो ये साइड होती है इसको कहते हैं P साइड और ये साइड होती है N साइड। P फॉर यहाँ पर पॉजिटिव है और N फॉर नेगेटिव है। यहाँ पर प्रोटॉन्स इकट्ठे होते हैं इसलिए इसे पॉजिटिव साइड कहते हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ है ये प्रोटॉन पंप होते हैं, तो प्रोटॉन को पंप करते हैं। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेकेंड है जो कि FADH2 से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेता है। चूंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एंजाइम Q को देता है तो यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्लेक्स थर्ड और फोर्थ में ही प्रोटॉन को पंप किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ जब ATP की काउंट करते हैं तो हम 2 ATP काउंट करते हैं FAD के केस में, और NAD के केस में हम 3 ATP की काउंट करते हैं। अब बात करते हैं वापस इन कॉम्प्लेक्स की डिटेल में थोड़ी सी। ये जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है देखिए। इसके अंदर फ्लेवोप्रोटीन प्रेजेंट होता है और फेरस सल्फर क्लस्टर होते हैं। फेरस प्रोटीन और सल्फर के क्लस्टर होते हैं इसके अंदर।
ये एक तरह का प्रोटॉन पंप होता है। फिर जो इलेक्ट्रॉन कैरी होता है वो होता है कोएंजाइम Q। ये लिपिड सॉल्युबल होता है, विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन और H आयन का कैरी करता है। फिर साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 और फेरस सल्फर क्लस्टर भी होते हैं। इसमें एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, इसमें जो Fe+2 है ये +3 में और +3 से +2 में एक्सचेंज होता रहता है। साइटोक्रोम C ये एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को इलेक्ट्रॉन देता है। साइटोक्रोम A स्पेसिफिक है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज या AA3 कॉम्प्लेक्स, इसके अंदर भी आपके फेरस और कॉपर सेंटर होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले हैं वो है फेरस और कॉपर, स्पेसिफिक है। देखिए कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के अंदर फ्लेवोप्रोटीन है और फेरस सल्फर क्लस्टर है। कॉम्प्लेक्स तो थर्ड है, इसके अंदर आपकी साइटोक्रोम है यानी कि फेरस है और फेरस सल्फर क्लस्टर है। जबकि जो कॉम्प्लेक्स थर्ड है, फोर्थ है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इसके अंदर फेरस एंड कॉपर के सेंटर पाए जाते हैं। और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑक्सीजन होती है जो कि H2O का फॉर्मेशन करती है। कॉम्प्लेक्स सेकेंड ये FeDH2 से FeD में इसको कन्वर्ट करता है और इसके अंदर भी फेरस सल्फर क्लस्टर पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने कहा DNA पाया जाता है, इसका मतलब ये RNA भी बनाता होगा और इस RNA से प्रोटीन बनते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो एंजाइम होते हैं या जो प्रोटीन है वो कुछ माइटोकॉन्ड्रियल कोडेड होते हैं और कुछ न्यूक्लियर कोडेड होते हैं। हम बात करते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज की यानी कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट इसमें 43 सब यूनिट्स होती है जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोडेड होती है 7 यूनिट्स। अगर बात करें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज की कॉम्प्लेक्स सेकेंड की, इसके अंदर 4 सब यूनिट्स होती है और ये कंप्लीटली न्यूक्लियर कोडेड होता है। जो कॉम्प्लेक्स सेकेंड है वो न्यूक्लियर कोडेड होता है। कॉम्प्लेक्स थर्ड इसके अंदर 11 सब यूनिट्स होती है और इसमें से सिर्फ 1 यूनिट है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोडेड होती है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कॉम्प्लेक्स फोर्थ, इसमें टोटल 13 सब यूनिट्स होती है और इसमें से 3 सब यूनिट्स हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल DNA द्वारा कोडेड होती है। ATP सिंथेज एंजाइम, इसमें टोटल 8 सब यूनिट्स होती है और इसमें से भी 2 सब यूनिट्स माइटोकॉन्ड्रियल DNA द्वारा कोडेड होती है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट NADH टू NADH डिहाइड्रोजिनेज और NADH-Q रिडक्टेज या कॉम्प्लेक्स फर्स्ट। देखिए इसके अंदर 2 सब यूनिट हैं, इसको हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। ये जो हॉरिजॉन्टल इसकी साइड है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एमिटेड होती है ये माइटोकॉन्ड्रियल कोडेड होती है और यदि इसके अंदर म्यूटेशन हो जाए तो एक बीमारी होती है उसे कहते हैं LHON और माइटोकॉन्ड्रियल कोडेड होती है इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को शो करती है। माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस को ये शो करती है। NADH2 आता है और ये अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दे देता है, NAD+ में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से जो इसके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है वो फ्लेवोप्रोटीन से ये फेरस सल्फर क्लस्टर और इससे होते हुए आगे यूबिक्विनोन को ट्रांसफर किए जाते हैं। यूबिक्विनोन की बात करते हैं। यूबिक्विनोन इसे कोएंजाइम Q और सिंपली Q भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये लिपिड सॉल्युबल होता है, लिपिड सॉल्युबल बेंजोक्विनोन है और ये एनालोगस होता है प्लास्टोक्विनोन के जो कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है या मीनाक्विनोन के जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है। ये उनका एनालोगस है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो ये जो यूबिक्विनोन है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कैरी कर सकता है। जब इस पर 1 इलेक्ट्रॉन H आयन जोड़ते हैं तो ये सेमीक्विनोन कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है और अगेन नेक्स्ट वाला इस पर जब ऐड होता है तो ये यूबिक्विनोन या फुल्ली रिड्यूस कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन को कैरी करता है। फिर बात करते हैं साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स की। साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स जैसे कि साइटोक्रोम रिडक्टेज और कॉम्प्लेक्स थर्ड भी कहते हैं, ये भी एक तरह का प्रोटॉन पंप है जो कि प्रोटॉन को पंप करता है। इसके अंदर भी फेरस सल्फर क्लस्टर पाए जाते हैं और इसका काम है जो आपका यूबिक्विनोन या कोएंजाइम Q है इससे इलेक्ट्रॉन को लेना और आगे साइटोक्रोम C को देना। ये Q साइकिल है, इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म के दौरान। साइटोक्रोम C की बात करते हैं। साइटोक्रोम C एक पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है और लूजली बाउंड होता है। ये साइटोक्रोम B7 कॉम्प्लेक्स से बाइंड करता है, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और आगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज यानी कॉम्प्लेक्स 4 को वापस ये डोनेट कर देता है। तो यहां पर देखिए यहां पर देखिए कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C ये ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं जो मूवेबल है। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ तो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है जो कि मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होते हैं, लेकिन कोएंजाइम Q लिपिड सॉल्युबल होता है और मेम्ब्रेन में मूव करता है। साइटोक्रोम C ये पेरिफेरल मेम्ब्रेन है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इंदर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के स्पेस की तरफ बाहर वाली स्पेस की तरफ मूव करता है और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को ये अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डोनेट करता है। अब हम इसकी फंक्शनिंग पढ़ते हैं कि NADH2 आएगा और अपने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स फर्स्ट को देगा। कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कॉम्प्लेक्स कोएंजाइम Q को ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराए जाएंगे। यहां पर प्रोटॉन को पंप किया जाएगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर। कोएंजाइम Q से ये कॉम्प्लेक्स थर्ड को दिए जाते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और कॉम्प्लेक्स थर्ड से ये साइटोक्रोम C को, साइटोक्रोम C से कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दिए जाते हैं और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में ऑक्सीजन इनको एक्सेप्ट करता है और वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस दौरान कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ ये तीनों प्रोटॉन्स को पंप करते हैं और इस प्रोटॉन पंपिंग के दौरान इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि हम 3 ATP काउंट करते हैं कि इससे 3 ATP का निर्माण किया जा सकता है। ATP का निर्माण ATP सिंथेज के द्वारा होगा, वो अलग से मैकेनिज्म है उसकी, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, अलग से पढ़ेंगे उसको हम। अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो होते हैं इनके इनहिबिटर के। हमें लर्न करना है रोटिनॉन। रोटिनॉन जो है ये NADH से कोएंजाइम Q की तरफ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसको जाने से रोकता है, ये इसका इनहिबिटर है। एंटीमाइसिन A साइटोक्रोम B और C1 कॉम्प्लेक्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उससे ये रोकता है। और जो साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है ये साइटोक्रोम ऑक्सीडेज से ऑक्सीजन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसे जाने से रोकता है। साइनाइड सबसे ज़्यादा पॉइजनस होता है, अभी तक इसके टेस्ट के बारे में कोई बता नहीं पाया है ना। तो साइनाइड का फंक्शन भी ये है, टेबल दे रखी है और ये कंप्लीटली रट्टाफिकेशन है, हमें ये लर्न करनी है कि कौन कौन से एलिमेंट कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ब्लॉक करते हैं ट्रांसफर को और ETS को रोकते हैं। जैसे साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एंटीमाइसिन A ब्लॉक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम साइटोक्रोम B टू साइटोक्रोम C1 और
ये मिक्सोथायाजोल, रोटिनॉन, अमाइटेल, एनप्रिसिडिन ए, ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फेरस सल्फर क्लस्टर से यूबिक्विनोन की तरफ। DCMU ये कॉम्पीट करता है क्विनोन बी से, PS सेकेंड फोटोसिस्टम सेकेंड जो है। ATP सिंथेज, इसके भी 3 इनहिबिटर्स हैं। और यहां पर वर्ड आएंगे अनकपलर, अनकपलर और कपलर, ये भी हम पढ़ेंगे इसको भी।